गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में स्टैंडर्ड 9 में राष्ट्र का स्वरूप का दूसरा वीडियो देखेंगे, जिसमें पहले वीडियो में हमने देखा था कि राष्ट्र के मुख्य 3 अंग हैं। एक भूमि, दूसरा भूमि पर बसने वाले लोग, और तीसरा उनके लोगों की संस्कृति। तो यहाँ पर हमने भूमि क्या है, भूमि पर क्या क्या है और हमारा भूमि के प्रति क्या कर्तव्य है, यह हमने पहले के वीडियो में देखा था। आज हम भूमि पर बसने वाले लोग, उनका क्या कर्तव्य है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर ले तो भूमि पर कई प्रकार की भौतिक सुविधाएं हैं। प्राकृतिक चीज़ें जैसे कि नदियाँ, पर्वत, झरने, ये सब जो कुछ भी है उसके बारे में जानना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। इसलिए लेखक कहते हैं कि भूमि के पार्थिव रूप की जानकारी प्राप्त करें। फिर जानकर सिर्फ बैठे रहना नहीं है, बल्कि किस तरह से हमारी प्रगति में हमें योगदान दे सकती है, वह समझकर हमें उसका इस्तेमाल करना है, उसका उपयोग करना है। जैसे कि पर्वत है, चमकीले पत्थर है पर्वत के, लेकिन जब तक वह पर्वत बेढंगे है तब तक उसकी कोई कीमत या मोल नहीं होता। पर जब कोई अच्छा शिल्पकार उसे सुंदर आकार दे, वह पत्थर को सुंदर आकार दे, तो वह अमूल्य हो जाता है। तो इस तरह भौतिक संपत्ति जितनी भी पृथ्वी पर है, सारी संपत्ति को हम सही ढंग से पहचानें और उसका सही इस्तेमाल करके हम हमारी प्रगति में उसका महत्तम योगदान ले। यह बात पहले पैराग्राफ में हमें लेखक ने बताई है। आज हम राष्ट्र का दूसरा अंग जन यानी कि मनुष्य, उस पर बसने वाले निवासी मनुष्य के बारे में बात करेंगे। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र के दूसरे अंग हैं। पहला अंग है भूमि, दूसरा अंग है भूमि पर बसने वाले जन, और तीसरा अंग है उनकी संस्कृति। तो आज दूसरे अंग के बारे में हम बात करेंगे। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी है पर मनुष्य नहीं है तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि मनुष्य के बिना पृथ्वी को माँ की उपाधि कौन देगा, माँ कहकर कौन पुकारेगा। तो पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जन के कारण ही मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि, पुत्रो अहम पृथ्व्याः। भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। यह भाव यदि हृदय में, यह सूत्र हृदय में जब अनुभव करेंगे तब वही सबसे बड़ी राष्ट्रीयता की कुंजी है। जब तक माता और पुत्र जैसा भाव हमारे दिल में नहीं जागृत होगा, तब तक हम पृथ्वी के प्रति अपना कर्तव्य भी कभी नहीं निभा पाएंगे। इसलिए जिस तरह हम अपनी माँ के प्रति इतना लगाव रखते हैं, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है उसे समझते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको खुश रखने का प्रयत्न करते हैं, उसी ऐसा भाव पृथ्वी के प्रति, धरती माता के प्रति हमारे हृदय में जागृत होना चाहिए। और तब जाकर हम धरती माता की रक्षा करने के लिए, धरती माता की पर जो भी संपत्ति है वह संपत्ति की रक्षा करने के लिए और उसका सही इस्तेमाल करने के लिए हम प्रेरित होंगे। तो यहाँ पर इसी भावना से मैं भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है।
इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव सशक्त रूप में जागृत है, तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है, वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए प्रकट होता है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। प्रणाम भाव एटले आदर और मान सम्मान का भाव। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। मतलब जो अपने कर्तव्य को अच्छी तरह निभाता है, उसे ही उसके वरदानों में अधिकार होता है। हम माता पिता की सेवा नहीं करते, लेकिन उनकी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसमें भाग लेने चले आते हैं, तो वह कहाँ का न्याय है। तो लेखक कहते हैं कि जो अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह निभाता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में, यानी कि पृथ्वी पर जितनी भी प्राकृतिक संपत्ति है, उन सभी संपत्ति में उसका भाग है, उसका हिस्सा है। तो इसी प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। चिर जीवन यानी कि लंबे समय तक, लंबे अरसे तक का जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग ले पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। जो मनुष्य मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, वह मनुष्य को सबसे पहले अपने कर्तव्यों के बारे में जानना चाहिए और अच्छी तरह से अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। यह बात लेखक हमें समझाते हैं। माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है, चाहे बालक कैसा भी क्यों न हो, मानसिक रूप से अस्थिर हो या कोई शारीरिक रूप से वह कोई कार्य नहीं कर सकता, या अपाहिज हो या उदंड हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन माँ के दिल में कभी भी बच्चों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति कभी भेदभाव नहीं रहता। वह सभी बच्चों को समान रूप से चाहती है और सबके लिए अपना प्राण न्यौछावर करती है, अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए तैयार होती है। तो माता अपने सभी पुत्रों का समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर सब बसने वाले जन बराबर है। पृथ्वी पर हम देखते हैं कि कई प्रकार के मनुष्य निवास करते हैं। कोई अच्छे है, कोई बुरे है, कोई दूसरों को परेशान करने में या कुदरती संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए ही
पूरा दिन व्यतीत करते हैं, आनंद लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी पृथ्वी के, तो कभी आपने कभी देखा कि धरती माता ने ऐसे लोगों को अपने ऊपर से जाने के लिए बोल दिया कि जाओ, तुम मुझ पर निवास नहीं कर सकते? ऐसा तो कभी उन्होंने किया नहीं, चाहे वह बुरा हो या अच्छा हो, जैसा भी हो, उसे भी सबके समान रहने का और उसकी संपत्ति का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया है। तो लेखक कहते हैं कि उसी प्रकार जिस तरह माँ अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन भी बराबर है, यानी कि एक समान है। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा होता है, जिसके दिल में मातृभूमि के प्रति प्रेम है, मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा है, वह समान अधिकार का भागी है। सबको समान अधिकार मिलेगा। जो धरती पर रहता है, जो अपनी भूमि को अपनी माँ के समान मानता है, उसे सब अधिकार मिलते हैं। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। अनंत काल से मनुष्य पृथ्वी पर निवास करते आए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यह सिलसिला चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो नगर और जनपद, पुर और गांव, पुर यानी कि नगर भी होता है, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। नगर और जंगल नाना प्रकार के जनों से भरे हुए, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के जाति और धर्म के भेदभाव के कारण मनुष्य ऊंच नीच में मानने लगा है। फिर वह निम्न वर्ग का है, वह उच्च वर्ग का है, उसे अच्छा सम्मान मिलना चाहिए, उसे निम्न वर्ग का है, उसे अच्छा सम्मान नहीं मिलता। जो धनिक है, जो गरीब है, ये सारे जो भेदभाव है, वो भेदभाव से मनुष्य इस धरती पर निवास करते। ऐसे कई भेदभावों के साथ कई प्रकार के लोग पृथ्वी पर निवास करते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए, विविध प्रकार के मनुष्यों से भरे हुए हैं। नाना प्रकार से के जनों से मतलब विविध प्रकार के मनुष्यों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। जो जन पृथ्वी पर निवास करते हैं, जो मनुष्य पृथ्वी पर निवास करते हैं, वो अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं व मानते हैं। फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वह कोई भी भाषा बोलता हो, फिर भी वह मनुष्य पृथ्वी के लिए तो अपना पुत्र ही है, पुत्र समान ही है। फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सौहार्द भाव यानी कि भाईचारे की भावना, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना, सौहार्द भाव, मित्रता भाव। तो सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं। सभ्यता और रहन सहन, अपने समाज के रीति रिवाज, मनुष्य भिन्न भिन्न समाज के नियमों से बंधा हुआ है। जिस समाज में वह रहता है, वह समाज में अपने कुछ नियम होते हैं, उसका वह पालन करता है। तो भिन्न भिन्न सभ्यता और रहन सहन, सबका रहन सहन का ढंग तरीका भी भिन्न भिन्न होता है। तो सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है, उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। इस इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए आज भी अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। सततवाही जीवन
नदी के प्रवाह की तरह, जिस तरह नदी का पानी रुकता नहीं है, सतत प्रवाहित रहता है, उसी तरह जन का जीवन भी सतत प्रवाहित रहता है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों को निर्माण करना है। तो जिसमें जन का जीवन सतत बहता हुआ है, मतलब चलता रहता है, तो उस चलते हुए जीवन में अपने कर्म से, अपने मेहनत से, अपनी श्रम से प्रगति करनी है। श्रम के माध्यम से हमें विकास करना है, उत्थान करना है, विकास करना है, आगे बढ़ना है और विकास के अनेक घाटों का निर्माण करना है। तो इस तरह हमने भूमि के दूसरे अंग के बारे में जानकारी प्राप्त की कि भूमि का जो दूसरा अंग है वह मनुष्य है। पहला अंग है भूमि, तो भूमि पर निवास करने वाले लोग इस भूमि पर जितने भी प्राकृतिक तत्व है उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करें, फिर उसके प्रति अपना कर्तव्य का पालन करें। फिर दूसरी पैराग्राफ में हमने देखा कि मनुष्य ही दूसरा अंग है राष्ट्र की प्रगति का। तो मनुष्य है और भूमि नहीं है तो भी नहीं चलता, और भूमि है और मनुष्य नहीं है तो भी नहीं चलेगा। तो राष्ट्र के निर्माण के लिए दोनों तत्व महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में लेखक ने हमें बताया है कि जब तक मनुष्य के हृदय में माता के प्रति जैसा भाव होता है वैसा भाव अपनी मातृभूमि के प्रति जागृत होगा, तब जाकर वह अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन करेगा। और जब मनुष्य अपने कर्तव्यों का, मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन करेगा तो उसे उसके वरदानों में यानी कि उसके प्राकृतिक तत्वों में उससे लाभ भी मिलेगा, उसका अधिकार भी उसे मिलेगा। अब हम देखते हैं तीसरा अंग संस्कृति। संस्कृति में हमारे रीति रिवाज, त्यौहार, हमारे नृत्य, संगीत, लोकगीत, जो भी जैसे भी हम जिस तरह रहते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आनंद का जो भी हमारा आनंद प्राप्त करने के जितने भी माध्यम हैं, हमारा धर्म, हमारी पूजा पाठ, रीति रिवाज, संप्रदाय को, जिस संप्रदाय को मानते हैं तो उसी के अनुसार हम जो कुछ भी करते हैं, सारी चीज़ें संस्कृति के भीतर आती है। नृत्य, संगीत, कला, कौशल, ये सारी हमारी संस्कृति है। हमारा त्यौहार, हमारे उत्सव, ये सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो राष्ट्र का तीसरा अंग है जन की संस्कृति। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसका श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध मात्र यानी कि सिर विहीन धड़, हमारा मस्तक नहीं है, सिर्फ एकला धड़ ही है, तो कैसे कोई जिंदा रह सकता है। उसी तरह संस्कृति के बिना भी जन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए जो संस्कृति के बिना जन को कैसा बताया है, तो मस्तक के बिना जिस जैसा धड़ होता है वैसे ही संस्कृति के बिना मनुष्य है। यह बात लेखक ने हमें बताई। तो बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र के निर्माण में भूमि और मनुष्य के साथ साथ उसकी संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए, विरहित कर देना मतलब अलग कर देना, विरहित कर देना मतलब अलग कर देना, भूमि को और मनुष्य को उसकी संस्कृति से अलग कर दिया जाए, तो विरहित कर दिया जाए
संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति, विटप यानी कि वृक्ष, जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन से ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है, मतलब उसके मस्तिष्क में जो विचार आया है, वह बुद्धिशाली है, वह ज्ञानी है, तो उनके ज्ञान के कारण उसके दिमाग में जो कुछ भी विचार आए हैं, ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, कर्म करके मेहनत करके जो बनाया है। पहले विचार आया, फिर हमने उसी तरह कार्य करके कुछ निर्माण किया, कुछ बनाया। तो ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। दोनों ही रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हैं, मतलब अदम्य भाव से मतलब एक दूसरे के विकास में रुकावट हुए बिना अपनी अपनी जगह पर हमें ऊपर उठना है। किसी के विकास में हमें बाधा बनना नहीं है। तो अदम्य भाव से एक दूसरे को दबाए बिना। तो जंगल में जब भी बारिश होती है तो कहीं पर भी आप देखते हैं कि तृणलता एक अपनी अपनी जगह पर ऊपर उठती जाती है, लेकिन दूसरी अपने पास में उगने वाली दूसरी तृण पर वह कभी रुकावट, तृण के लिए वह कभी रुकावट नहीं बनती। तो उसी तरह हमें भी अपने कर्तव्य के मार्ग पर, अपने विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना है। किसी के विकास में हमें बाधा रूप नहीं बनना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो जंगल में जिस तरह अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जलों के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एकरूपता प्राप्त कर लेते हैं। जल के अनेक प्रवाह नदियाँ समुद्र में एकरूप हो जाती हैं। समुद्र में जब सारी नदियों के पानी को एकत्रित हो जाने के बाद हम उसे किस नदी का यह जल है वह नहीं कह पाते या नहीं पहचान पाते। उसी तरह हमें भी अपने अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए समुद्र में जिस तरह जल मिल जाता है, उसी तरह हमें भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है। तो जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जलों के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एकरूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी जीवन है। एक दूसरे के साथ हम मिलजुल कर रहेंगे तभी हम सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमें किसी प्रकार की कोई चिंता रहेगी नहीं। और यदि हमने एक दूसरे के प्रति दुश्मनावट बना ली तो हम चैन से कभी नहीं सो पाएंगे। इसलिए लेखक कहते हैं कि समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, संगीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करता है और गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले
लोकगीत में तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। लोग अपने भावों को लोकगीतों के रूप में प्रकट करते हैं। फिर कवियों और लेखकों अपने विचारों को चांदनी की रोशनी में बैठकर अपने विचारों को कोई नया रूप देते हैं और अपने विचारों को जन तक पहुंचाने के लिए उसे किसी कविता या गद्य के रूप में उसे लिखते हैं या व्यक्त करते हैं। तो इस तरह साहित्य में साहित्य, फिर कला, फिर नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद सभी रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करता है। गाँवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में इन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है, यानी कि ये सारी बातें हमें जाननी है और उस प्रकार हमें आगे बढ़ना है। अब पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करें और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं, जहां अतीत वर्तमान के लिए भाररूप नहीं हो और जहां भूत वर्तमान को जकड़ रखना नहीं चाहता। यानी कि अतीत की जो भी नियम है वह नियमों को हम अपने रूप से आज भी बदलाव उसमें ला सकते हैं और वर्तमान रूप में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वर्तमान को जकड़ रखना नहीं चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ना चाहता है। उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं, यानी कि नवीन विचारों को जो अपनाता है, जो भी आगे के नियम है उसमें बदलाव लाता है और अपने विचारों से वर्तमान रूप को नया रूप देकर वर्तमान समय में नए विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। निर्मूल्य, तो जड़ से उखड़ा हुआ, सततवाही એટલે નિરંતર અભ્યુદય એટલે ઉન્નતિ, आज हमने राष्ट्र का स्वरूप जो इकाई देखी, इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसमें से 15 हेतुलक्षी प्रश्न बनाकर लिखना है, जिससे आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।